ये एविडेंस का इंट्रोडक्शन का लेक्चर पार्ट 2, इंट्रोडक्शन लेक्चर पार्ट 2। पहले हम देखते हैं स्कीम, जो इसमें चैप्टराइजेशन कैसे किया हुआ है। 3 पार्ट में डिवाइड है इंडियन एविडेंस एक्ट। पार्ट 1 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, पार्ट 2 ऑन प्रूफ, पार्ट 3 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। टोटल 11 चैप्टर, 167 सेक्शंस। 1 सितंबर 1872 को यह फोर्स में आया था और जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेंस इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उन्होंने ड्राफ्ट किया था और उनका ड्राफ्ट फाइनल हुआ और ये लॉ बना। चैप्टर पार्ट 1 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 बात करता है प्री, सेक्शन 1 to 4, जिसमें आपका डेफिनेशन प्रिजम्पशन वाला है, जो करेंगे आगे कवर। चैप्टर 2 है आपका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ये 5 to 55, जो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी बताया था। इसमें एज टू फैक्ट्स 5 to 15, 5 to 55 को थोड़ा बाइफरकेट किया हुआ है। एडमिशन 17 to 31, यहाँ पर कन्फेशन भी इंक्लूडेड है। स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, वो व्यक्ति जिनको अब नहीं बुलाया जा सकता एज अ विटनेस, सेक्शन 32 33। इसमें डाइंग डिक्लेरेशन और जो एक्सेप्शन आपको बताई थी हियर से की, वो यहाँ पर मिलेंगी आपको। स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस 34 to 38। हाउ मच अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, एक कोई स्टेटमेंट है, कोई एक पूरी बुक है, कोई एक पूरी रिपोर्ट है, तो उसमें से कितना प्रूव करना है, तो उतना ही प्रूव करना है जो आपके केस से रेलिवेंट है और कोर्ट बताएगा। सेक्शन 39। जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट, जब कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, जजमेंट दिया है, तो वो कब रेलिवेंट होगा, 40 to 44। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, 45 to 51, ये पूरा आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, यहाँ पर फोरेंसिक वगैरह आ जाती है। कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट 52 to 55। तो देखो हर जगह रेलिवेंसी की बात की है। यही सारे वो फैक्ट है जो आपके फैक्ट इन इशू से अगर कनेक्टेड है तो उनको फिर आप प्रूव कर सकते हो। चैप्टर 3 फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड 56 to 58। इन फैक्ट्स को ये बात करता ऑन प्रूफ, तो प्रूफ क्या है, इफेक्ट ऑफ एविडेंस, आप सबूत दे के साबित करते हो। तो यहाँ पर कोई सबूत नहीं देना, जो भी बातें 56 to 58 में लिखी गई है, कोर्ट उनका खुद से कोग्निजेंस लेगा, खुद संज्ञान करेगा। चैप्टर 4 ऑफ ओरल एविडेंस, ये काइंड्स ऑफ एविडेंस में 2 है हमारे पास, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल 59-60। चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि 61 से 73 ये इसके रूल्स हैं। फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात की है 74 से 78। एंड प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट 79 to 90 ए। ये जब जैसे जैसे आप एविडेंस एक्ट को आगे पढ़ोगे, कवर करोगे, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ये आपको समझ में भी आएगा और अच्छे से। चैप्टर 6 ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 91 to 100। देन पार्ट 3 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, एविडेंस को प्रोड्यूस करना और उसका इफेक्ट करना, उसको कोर्ट में लाना, उसका क्या इफेक्ट होगा, वो डील करता है पार्ट 3। पार्ट 3 में है चैप्टर 7 ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन प्रूव करेगा, साबित कौन करेगा, किसके ऊपर बर्डन है साबित करने का, उसके रूल्स है यहाँ पर। चैप्टर 8 एस्टोपल 115 to 117। अगर आपने कोई बात कही है और उसकी वजह से किसी व्यक्ति ने कोई गतिविधि की है, कोई काम किया है, तो अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, तो ऐसा कब होगा, उसके रूल्स यहाँ पर है। चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस 118 to 134। कौन विटनेस होगा, एक केस में कितने विटनेस जरूरी है, ट्रस्टवर्दी विटनेस, अप्रूवर, इंटरेस्टेड, ये विटनेसेस, ये सब चीज़ यहाँ पर आ जाती है इसके अंदर। प्रिविलेज कम्युनिकेशन वगैरह के पार्ट भी यहाँ पर आ जाते हैं। चैप्टर 10 ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 135 to 166। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन की बात आती है। देन चैप्टर 11 ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस 167। अगर किसी भी एविडेंस का एडमिशन या रिजेक्शन इम्प्रॉपर है तो क्या होगा, उसके लिए 167 बताता है। सेक्शन 1 कहता है एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, ये बताता है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये। तो ये कहता है अप्लाई होता है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो कि कोर्ट में हो रही हो, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल अदर देन दीज थिंग्स, यू कैन रीड इट। ये इतना यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आते, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता ये। Then F does not apply to, Evidence Act does not apply to affidavits presented to any court or officer,
तो जो एफिडेविट है उनके ऊपर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, उनको एविडेंस नहीं माना जाता, एफिडेविट्स को एविडेंस भी नहीं माना जाता। वो कब माना जाता है वो आगे बताएंगे, पर जनरल रूल ये है कि एफिडेविट्स प्रेजेंटेड इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू दैट। देन प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रेशन में जो बैठे होते हैं, जो आर्बिट्रेशन में प्राइवेट जज भी जिनको बोलते हैं वो होते हैं आर्बिट्रेटर, जो एडजुडिकेट, नॉट टिपिकल इन लीगल सेंस एडजुडिकेट बट दे डील विद द मैटर। तो अब यहाँ पर जरा डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 3 में है कोर्ट की डेफिनेशन, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग से शुरू करेंगे। तो इसमें कोर्ट की बात कही है, तो पहले जरा देखते हैं कोर्ट का मतलब क्या है। गवर्निंग फैक्टर क्या है कोर्ट के लिए? ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन, जजेस मैजिस्ट्रेट सब वो व्यक्ति जो लीगली अथॉराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, तो वो कोर्ट मान लिया जाएगा। एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स आर नॉट कोर्ट। जनरली कह दिया जाता है आर्बिट्रेशन कोर्ट, जो प्राइवेट जजेस होते हैं, प्राइवेट पर्सन जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनको भी जज बोल दिया जाता है, लेकिन टेक्निकली जब आप देखोगे तो आर्बिट्रेटर्स दे आर नॉट कोर्ट, नीदर दे आर जज। देखोगे तो कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन, ठीक है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, except arbitrators. So include all judges and magistrate and all person legally authorized to take evidence except arbitrators. इस केस में इशू क्या था कि जो रजिस्ट्रार है, जो कि सेक्शन 72 टू 75 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में अपने एक्सरसाइज का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या वो कोर्ट हैं या नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195 CRPC, 195 CRPC में कुछ दायित्व और कुछ पावर्स दी हुई हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं उस पर्पस के लिए। क्या ये कहा जाएगा कि जो रजिस्ट्रार हैं वो कोर्ट है? तो कोर्ट ने कहा कि देखो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, वो कहता है कोर्ट इंक्लूड ऑल पर्सन लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। दूसरी बात, रजिस्ट्रार है, एक्ट ने उसको पावर दी है कि वो सम्मन कर सकता है लोगों की जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी अटेंडेंस को एनफोर्स कर सकता है, और वो कंपेल कर सकता है कि एविडेंस दो, आप आओ, सम्मन करके कंपेल करेगा। इस बात को सेल्फ इंक्रिमिनेशन पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। एज इफ ही वर अ सिविल कोर्ट, तो सेक्शन कहता है कि रजिस्ट्रार जो है उसके पास पावर है, वो सम्मन कर सकता है, वो अटेंडेंस ले सकता है जैसे कि वो सिविल कोर्ट हो। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से ज़्यादा काम कर रहा है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी होते हैं पर यहाँ वो उससे ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि जो एविडेंस ले रहा है वो एग्जामिनेशन कर रहा है, तो ही इज़ बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो इसलिए रजिस्ट्रार एक कोर्ट है। अब ये बात, इस पे हम बाद में आएंगे, इसका क्या मतलब है। पहले आप देखो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। अब एक चीज़ सुन लो पहले ही आप, कि कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, फाइन, पर जरूरी नहीं है कि कोर्ट में सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। तो जो प्रोसीडिंग कोर्ट में है वो जुडिशियल भी हो सकती है और वो नॉन जुडिशियल भी हो सकती है, ठीक है। तो कोर्ट में प्रोसीडिंग जो है वो आपकी जुडिशियल भी हो सकती है और नॉन जुडिशियल भी हो सकती है। तो सिर्फ कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में हो रही है इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और सिर्फ प्रोसीडिंग हो रही है इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो कोर्ट है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब होता है प्रोसीडिंग जहाँ पर एक डिसीजन दिया जाता है, एक जजमेंट दिया जाता है उस अथॉरिटी के द्वारा जिसको अथॉराइज्ड किया गया है। When this authority take decision by following Indian Evidence Act, IPC, CRPC और whatever law, it is a judicial proceeding, ठीक है। और जिस व्यक्ति को अथॉराइज्ड किया होता है कोर्ट, जज, मैजिस्ट्रेट, इस सिनोनिम के तरीके से उनको बोला जाता है। अब लिया जाता है कि ई से इंक्वायरी, जो ई से शुरू हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होती है और सिमिलर नेचर की होती है, मीन्स जैसे डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन जो वर्ड आई है इंक्वायरी, इसका मतलब होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। आप CRPC को रेफर कर सकते हो, जो प्लेलिस्ट में वीडियोस बनी हुई है इसके लिए। अभी आप एविडेंस एक्ट पे आओ। सो इन वन सेंस वी कैन से दैट इंक्वायरी, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल आर फैक्ट फाइंडिंग बॉडीज। ये फैक्ट ढूंढती हैं, ये डिसीजन नहीं देती हैं, ठीक है। दे आर गवर्न बाय नेचुरल जस्टिस बट नॉट बाय टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और अदर प्रोसीजरल लॉ। ये टिपिकली एडजुडिकेट नहीं कर रही और डिसाइड नहीं कर रही है, ठीक है।
ये फाइंड करती है फैक्ट्स को, इसीलिए ट्राइब्यूनल्स टेक्निकली कोर्ट नहीं माने जाते, और एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू कोर्ट एंड नॉट टू आर्बिट्रेटर। ठीक है, पावर क्या दी हुई है लॉ ने, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि वो कोर्ट है या प्रोसीडिंग जुडिशियल है या नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन रूल ऑफ सीपीसी और सीआरपीसी ओवर अ बॉडी डज नॉट मीन बॉडी बिकम्स कोर्ट और प्रोसीडिंग बिकम्स जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था इस टॉपिक की। ठीक है, इसलिए डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो गई, प्रोसीडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो गई, आर्बिट्रेटर, ये दे आर नीदर जुडिशियल इंक्वायरी नोर दीज बॉडीज आर कोर्ट। लेकिन अगर कुछ वेरिएशन हो, इनको कुछ पावर मिले टिपिकल फंक्शन करते हुए, तो सिर्फ उस फंक्शन के लिए इनको कोर्ट माना भी जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि लॉ ने क्या पावर प्रोवाइड करवाई है। अब देखो, जुडिशियल प्रोसीडिंग को समझने के लिए 3 रूल जरूरी है। अगर ये 3 रूल है, ये 3 चीजें हैं, तो जुडिशियल वो प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। पहला, पर्पस। पर्पस क्या है उसका? अगर उसका पर्पस है टू डिटरमाइन ज्यूरल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, ज्यूरल रिलेशन का क्या मतलब? रिलेशन जो लॉ की वजह से अराइज हुआ है। ए कह रहे हैं कि मुझे बी की प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि मैं लीगल हेयर हूँ, तो ज्यूरल रिलेशन है। ए कह रहे हैं कि बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ज्यूरल रिलेशन है। ठीक है, जहां भी लॉ की बात आ रही है, भले वो क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, ए कह रहे हैं कि बी का चेक बाउंस हो चुका है, तो अब दोनों के बीच में ज्यूरल रिलेशन है। तो जहां भी आप किसी ज्यूरल रिलेशन को डिटरमाइन कर रहे हो, वो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। सिर्फ अकेले नहीं, ये तीनों चीजें साथ होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब आपका सेक्शन 2 आई है जो सीआरपीसी का, सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर डेफिनेशन वाले में आपको मिल जाएंगी डिटेल में। यहाँ ब्रीफली बता देते हैं आपको कि प्रोसीडिंग वेयर एविडेंस कैन बी लीगली टेकन ऑन ओथ इज जुडिशियल प्रोसीडिंग एज पर 2 आई, ये रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का रूल। फिर डिसीजन मेकिंग, एक जजमेंट और एक डिसीजन आए, अगर अपील में नहीं जा रहे तो वो डेफिनेटिव है, वो डेफिनेट है, वो फाइनल है। अगर अपील में भी जाओगे तो वहां पर भी यही सारी चीज होंगी, फिर वो जो डिसीजन आएगा वो भी फाइनल होगा। तो ये तीनों चीज है, तो प्रोसीडिंग जुडिशियल मान ली जाएगी। अब एफिडेविट्स, इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये अप्लाई नहीं होता है एफिडेविट्स पे। एफिडेविट्स आर नॉट एविडेंस टिपिकली, लेकिन जैसे आपका सीपीसी ऑर्डर 19 है, ठीक है, या आपका सीआरपीसी में है, और भी प्रोविजंस हैं, इन्होंने लिमिटेड पर्पस के लिए अलाउ किया हुआ है कि एफिडेविट को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ठीक है, वहां पर अलाउड है। लेकिन अगर एफिडेविट आपने प्रोवाइड कराया है लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर वो एडमिसिबल नहीं है, वो एफिडेविट एडमिसिबल नहीं है एज एविडेंस। आपने देखा भी होगा, एफिडेविट उस पर फॉर्मेट होता है, नीचे लिखा होता है डेपोनेंट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई स्वेयर दिस फैक्ट्स आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो अब होता क्या है कि आप अगर कोई एविडेंस देना है तो या तो डॉक्यूमेंट जाएगा ओरिजिनल या फिर विटनेस जाएगा। अब वो विटनेस जाने की बजाय उसने एफिडेविट सबमिट कर दिया है, तो जहां लॉ ने अलाउ किया हुआ है वहां पर एफिडेविट एक्सेप्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। क्योंकि एविडेंस सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट में ही कंप्लीटली रेगुलेट नहीं होता है, आपका सीआरपीसी और सीपीसी के प्रोविजंस भी हैं जो रूल्स एविडेंस के बनाते हैं और भी बात करते हैं, आगे मैंने थोड़ा बताया उसके बारे में। ठीक है, तो उस हिसाब से भी ये चलता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ ये चीज़ें भी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है। तो अब आपने अगर एफिडेविट दे दिया तो एविडेंस के तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उसके ऊपर। ठीक है, ये क्या है, जैसे आपने विटनेस लेके आए, तो जो पार्टी विटनेस को लाई है वो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करेगी और दूसरी पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन इन चीफ की जगह आपने दे दिया एफिडेविट, लेकिन इसका मतलब नहीं कि क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। दूसरी पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसको बुला सकती है व्यक्ति को, क्योंकि वो एफिडेविट पे तो होगा ही नहीं, लेकिन उस एफिडेविट में जो लिखा हुआ उस कंटेंट के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, क्योंकि वो एग्जामिनेशन चीफ की जगह उसने सबमिट कर दिया। ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ की है कि एफिडेविट एक्सेप्ट हो गया, ओके, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो फिर वो एडमिसिबल नहीं होगा। आर्बिट्रेटर्स इंडियन एविडेंस एक्ट सीपीसी इनके प्रोविजन से बाउंड नहीं है, वो सिर्फ नेचुरल जस्टिस के प्रोविजन फॉलो करते हैं, और जो डिसीजन आर्बिट्रेटर का वो डिक्री जब बनता है जब उसको सिविल कोर्ट अप्रूव कर देती है। और बाकी इसकी टेक्निकल लेजिस्लेशन एक्ट जो है अपना वो पढ़ेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। ये आर्बिट्रेटर्स हैं, ये बेसिकली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करते हैं,
ताकि कोर्ट का टाइम बचे, पार्टीज का भी टाइम बचे, हरासमेंट बचे, पैसा बचे। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के तरीके से ये आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन के जो प्रावधान है। 3 फैक्ट की बात कर रहे हैं भाई। फैक्ट क्या होता है? काइंड्स ऑफ फैक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम काइंड्स ऑफ फैक्ट्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ये नेचर ऑफ फैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, ये हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से देख रहे हैं काइंड्स क्या क्या है। एक्सटर्नल फैक्ट, इंटरनल फैक्ट। एक्सटर्नल फैक्ट कौन से हो गए? परसीव्ड बाय सेंसेस, जो आपका इलस्ट्रेशन ABC है, लास्ट लेक्चर में भी किया था, सेम वही है। इंटरनल फैक्ट विच वन इज कॉन्शियस, D और E, जो आपका इलस्ट्रेशन है बेयर एक्ट में। देन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट, कोडिफाइड लो। इन्होंने क्लासिफाई किया था इसको, फिजिकल फैक्ट्स का कहा था विजिबल वन, साइकोलॉजिकल जो कि विजिबल नहीं है, जैसे इंटेंशन। तो इन्होंने कहा था कि फिजिकल फैक्ट को तो आप प्रूव कर सकते हो, टेस्टिमनी से विटनेस आएगा, वो बोलेगा कि हाँ मैंने ये देखा, लेकिन इंटरनल फैक्ट को प्रूव करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि किसी की इंटेंशन है उसको आप कैसे प्रूव करोगे? ना तो वो दिखती है, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के थ्रू होती है, लेकिन मुश्किल होता है। वही बात इन्होंने कही है, जो कि एक सही बात है। फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स आर पॉजिटिव। अगर उसकी एग्जिस्टेंस है तो पॉजिटिव फैक्ट है, और एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो नेगेटिव फैक्ट है, ठीक है। अब जो नेगेटिव फैक्ट है वो जनरली सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के थ्रू प्रूव किया जाता है, डायरेक्ट एविडेंसेस उसमें कम मिलते हैं। ये जब अभी आप डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के ऊपर कमेंट्री लेक्चर आप जब सुनोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसको तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उसके लिए फिर आपको सर्कमस्टांसेस के थ्रू उसको आप प्रूव करोगे। नाउ स्टेटमेंट इज अ फैक्ट अंडर सेक्शन 3। स्टेटमेंट, कोई एक कहा हुआ, कोई एक कथन, कोई एक बात, स्टेटमेंट वो भी एक फैक्ट है, जो कि आपका सेक्शन 11 क्लोज 1 के थ्रू रेलिवेंट हो सकती है। इलस्ट्रेशन ए है जो सेक्शन 6 की रेस जस्ट है उसके थ्रू हो सकती है। सो स्टेटमेंट इज अ फैक्ट and can be used as and when it is relevant. It could be relevant, इस चीज़ को हटाते हैं यहाँ पर, अभी इस पर बाद में चर्चा करेंगे इन पॉइंट्स पे। और भी इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं सेक्शन 6A रेस जस्टे का। तो सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन जो A है, रेस जस्टे, वो क्या कहती है? A is accused of murder of B by beating him। ये प्रीवियस लेक्चर में भी आया था। नाउ whatever was said or done by A or B or bystanders is relevant. Whatever said means statement. Now matter of fact and matter of law. Anything which is the subject matter of testimony is matter of fact, and matters of which court should take judicial notice are matter of law. In other words, फैक्ट टेस्टिफाइड बाय विटनेसेस और प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्स आर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है। जब टेस्टिफाई कर रहा है विटनेस या आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हो तो वो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और ये असरटेन करना कि कोई भी एविडेंस सपोर्ट में है वो हो गया आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ। To ascertain whether there is any evidence to support the testimonial document, question of law। कैसे? अभी देखो एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट। एक कहता है कि मैंने क्राइम नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैं उस दिन कलकत्ता में था ही नहीं, ठीक है, फैक्ट है। अब वो इसको साबित करने के लिए रिसिप्ट्स देता है कि मैं वहाँ पर था, मैंने बस से ट्रैवल किया, ATM से पैसे निकाले, CCTV फुटेज में मेरी इमेजेस है। तो अब जो इनेक्ट बताया है ये कलकत्ता में नहीं थे, वो फैक्ट अब जो रिसिप्ट्स हैं, ATM मशीन जो यूज़ की, CCTV है, उसके थ्रू वो प्रूव हो गई, ठीक है। सो टू असरटेन वेदर देयर इज एनी एविडेंस टू सपोर्ट द टेस्टिमनी और डॉक्यूमेंट आर क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये ओवरलैप भी करते हैं एक दूसरे को, तो इनको अगर समझ में ना आए तो फिलहाल के लिए छोड़ देना, कंफ्यूज मत होना। ये ओवरलैप भी करते हैं, ये अलग अलग भी करते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, इसको रट नहीं पाओगे। समझ में आए ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज मत होना, टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल एंड एविडेंशियरी फैक्ट। प्रिंसिपल फैक्ट्स जो आपके फैक्टम प्रोबेंडम है,
और ठीक है, जिनको प्रूव किया जाता है, और एविडेंशियल फैक्ट वो है जिनके थ्रू फैक्टम प्रोबेंडम को प्रूव किया जाता है। तो ये जो फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोबेंशिया जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, ये वही चीज़ है। अब देखो, एक फैक्ट को एविडेंस बनने में, फैक्ट टू बिकम एविडेंस, इट शुड बी रेलिवेंट, एडमिसिबल एंड देन क्वेश्चन ऑफ रिलायबिलिटी। एक फैक्ट है तो पहले देखा जाएगा कि वो रेलिवेंट है या नहीं है, रेलिवेंट है, फिर देखा जाएगा क्या वो एडमिसिबल है या नहीं है, क्या हमारे एविडेंस एक्ट के थ्रू उसको अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। रिलायबिलिटी एक अलग क्वेश्चन है। फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, रेलिवेंट की डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं। देखो, रेलिवेंट शुड बी अंडरस्टूड एज रेलिवेंट फैक्ट, जैसे कि जो कि कनेक्टेड फैक्ट है या फैक्ट कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू, एंड देन एडमिसिबल। ये कनेक्टेड फैक्ट का मतलब भी यही है कि फैक्ट इन इशू से कनेक्ट हो, और फैक्ट कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू मतलब एक ही है इनका। हाउएवर इट मे बी रेलिवेंट बट may not be admissible because of certain provisions like privileged communication, evidence as to character। देखो भाई, रेलिवेंसी अलग चीज़ है, एडमिसिबिलिटी अलग चीज़ है। मान लो कोर्ट को लगता है कि बात तो रेलिवेंट है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, क्लाइंट और एडवोकेट। अब कल आप वकील बनोगे, इंटर्नशिप पे भी जाते हो, आप और आपके क्लाइंट का जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई बात रेलिवेंट हो, पर आपको कंपेल नहीं किया जा सकता एविडेंस देने के लिए, विटनेस बनने के लिए, जैसे हस्बैंड वाइफ, डॉक्टर पेशेंट, ठीक है। और एविडेंस एज टू कैरेक्टर, जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ोगे, कैरेक्टर के प्रोविजन पढ़ोगे, तो वहां पता लग जाएगा कब आप कैरेक्टर के लिए एविडेंस दे सकते हो। हर बार नहीं दे सकते, वो रूल के थ्रू ही होगा। तो हो सकता है वो चीज़ रेलिवेंट हो लेकिन लॉ उसको अलाउ नहीं कर रहा, तो एडमिसिबल नहीं है। तो एडमिसिबिलिटी अलग है, रेलिवेंसी अलग है, रिलायबिलिटी अलग है। ये बात आई कुछ अब समझ में? चलो भाई आगे। टेक अनदर एग्जाम्पल, अ विटनेस वॉज अलाउड टू टेस्टिफाई अ फैक्ट, हाउएवर बेस्ड ऑन अदर एविडेंसेस कोर्ट डिड नॉट रिलाई ऑन हिज टेस्टिमनी। तो टेस्टिमनी तो एडमिटेड हुई लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर रिलाई नहीं किया, तो अब ये रिलायबिलिटी वाला भी पॉइंट भी आ गया। विटनेस ने कहा कि भाई मैं मौका वारदात पे था और मैंने ये चीज़ देखी। बोले ठीक है भाई, बोलो आपने क्या देखा, बताओ, एडमिसिबल करते हैं हम। तो उसने कहा कि मैंने देखा कि बाहर बाइक पे दो लड़के खड़े हुए थे, उनमें से एक ने गोली चलाई और वो गोली विक्टिम के लग गई। ठीक है जी। क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया कि जहां वो बाइक खड़ी थी वहां से कितनी दूर थे आप? बोले जी मैं तो अंदर किचन में था। तो बोले किचन से और बाहर आने में कितना टाइम लगता है? बोले ड्राइंग रूम के थ्रू और बालकनी के थ्रू आते हैं तो 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइम लग जाता है। अच्छा जी, किस टाइम देखा था आपने? शाम को। बाहर की लाइट जल रही थी? पड़ोसी बता रहे लाइट बंद थी, लाइट तो थी नहीं। तो जैसे ही उसने गोली चलाई, गोली चला के वो भाग गए, गोली की आवाज सुन के आप बाहर भी आ गए, उस टाइम तक वो वहीं खड़े थे। तो अब कोर्ट कहेगा कि भाई इसकी बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब इसने पूरी चीज देखी नहीं है, पड़ोसी कुछ और बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है, तो यकीन नहीं कर सकते, तो रिलाई नहीं करेगा। इतनी सी बात है। लीगल रेलिवेंसी एंड लॉजिकल रेलिवेंसी, ठीक है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलो करता है लीगल रेलिवेंसी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जहां सेक्शन 5 और प्रोविजो 165 के थ्रू भी मैंने आपको समझाया था। हेंस पार्टी कैन प्रूव अ फैक्ट ओनली इफ इट इज रेलिवेंट एज पर चैप्टर 2, जो रेलिवेंसी की बात करता है, और अगर वो एडमिसिबल है, ठीक है। कोर्ट कैन नॉट एक्सेप्ट अ फैक्ट विच डज नॉट फॉल अंडर चैप्टर 2, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लीगल रेलिवेंसी है, जैसे यूएस है वहाँ लॉजिकल रेलिवेंसी है। अगर जज को लगता है कि लॉजिकली कनेक्टेड फैक्ट है तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर चैप्टर 2 को आप ध्यान से देखोगे, उसको जब पढ़ोगे, उसके हेड नोट और कंटेंट देखोगे, तो ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें उसके अंदर कवर की हुई है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कोई चीज़ रह भी सकती है। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन के रूल हैं। सो जजेस कैन नॉट एक्सेप्ट एडमिट अ फैक्ट बेस्ड ऑन लॉजिक, ही हैज टू गो बाय लीगल रेलिवेंसी, ठीक है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है, वो ये है, इट इज टू बी नोटेड दैट लीगल रेलिवेंसी इज एडमिटेड व्हेन इट इज लॉजिकली कनेक्टेड। तो आप कह दोगे कि लीगल रेलिवेंसी हम इंटेंशन का एविडेंस दे सकते हैं, पर क्या वो इंटेंशन का एविडेंस लॉजिकली कनेक्टेड है? क्या वो प्ली ऑफ एलिबी लॉजिकली कनेक्टेड है आपके फैक्टिव इशू से? ये भी देखा जाएगा। अब देखो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस देखो, इसके अंदर क्या हुआ, ये जो डिसीज थी, इसमें ये दुलारी वाला केस था, इन्होंने, अब्दुल्ला जी ने उनका
थ्रोट स्लिट कर दिया था और भाग गया वहां से। नहीं, ये शायद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, पुलिस आई और लोग आए, तो उन सब ने उनसे सवाल पूछे जब वो जिंदा थी, ठीक है, तो उसे बाद में मर गई इसलिए डिसीज लिखा है। उससे सवाल पूछे कि एक्यूज्ड कौन था। अब क्योंकि उसका थ्रोट स्लिट हो चुका था, गला काट दिया था, वो बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने साइन और जेस्चर के थ्रू इशारा कर दिया। जैसे ही अब्दुल्ला एक्यूज्ड का नाम आया, उसने साइन और जेस्चर के थ्रू कह दिया कि हाँ यही था। अब सवाल ये उठा कि जो ये साइन और जेस्चर है ये रेलिवेंट है सेक्शन 32 में या किसी और सेक्शन में, क्योंकि 32 क्लोज 1 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। अब ऐसा कह के ये स्वर्गवासी हो गई तो वो होगी डाइंग डिक्लेरेशन। तो सवाल ये आया कि ये 32 में रेलिवेंट है या किसी और सेक्शन में रेलिवेंट है। तो कई जजेस थे, उन्होंने इंटरप्रेट करा सेक्शन 32 को और कहा कि साइन और जेस्चर उसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट डेथ से पहले थी, रिलेटेड टू कॉज ऑफ डेथ, तो वो 32 में आती है। व्हेन इट रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। अब 32 क्या कहता है, कह रहा है स्टेटमेंट रिटन और वर्बल, स्टेटमेंट रिटन एंड वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट। अब ये बताओ, स्टेटमेंट और फिर कहते हैं रिटन और वर्बल, तो साइन और जेस्चर कहाँ है इसमें, पर हमें तो लीगल रेलिवेंसी फॉलो करनी है तो इसको इंटरप्रेट कर दिया। सेक्शन 8 जो है वहां पर भी ये साइन और जेस्चर रेलिवेंट है, एज कंडक्ट अंडर एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 8। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, तो कहता है एनी फैक्ट इज रेलिवेंट, कोई भी फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा जो किसी भी मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट को क्लियर करता हो, कोर्ट के सामने लाता हो। अब एक्सप्लेनेशन 1 देखो, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करता। कब तक नहीं करता, जब तक कि स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट। When conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affect such conduct is relevant। तो साइन और जेस्चर तो हो गया कंडक्ट, और जब उनके कोई भी स्टेटमेंट उनकी प्रेजेंस में बोली गई कि अब्दुल्ला था क्या, तो उन्होंने साइन और जेस्चर किए, तो उन्होंने कहा कि उसका कंडक्ट इफेक्ट हुआ है इस स्टेटमेंट से, अब्दुल्ला के नाम से ही कंडक्ट इफेक्ट हुआ है, तो वो रेलिवेंट हो गया। सो व्हेन कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, तो उसका कंडक्ट, उसके साइन और जेस्चर रेलिवेंट माने गए। क्यों, क्योंकि एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग, क्या अब्दुल्ला ने ये किया, ये सुन के ही उसका विच इफेक्ट सच कंडक्ट, तो जो साइन और जेस्चर थे उसका रीजन क्या था, ये स्टेटमेंट। तो उन्होंने कहा कि ये एक्सप्लेनेशन 2 है जो सेक्शन 8 की यहाँ पर रेलिवेंट है। तो ये एग्जाम्पल है कि भाई हम लीगल रेलिवेंसी फॉलो करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन भी करते हैं ताकि गुनेगार छूट ना जाए। सेक्शन 3 प्रूव्ड, ये हम कर चुके हैं। हाउ टू प्रूव, ये भी बताया था आपको, एविडेंस के थ्रू, प्रिजम्पशंस के थ्रू, कहाँ गया प्रिजम्पशंस, जुडिशियल नोटिस, इंस्पेक्शन लाइक डिमीनियर ऑफ विटनेस, लोकल इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स, ये सब अभी आगे चैप्टर्स में आपको क्लियर होगा। एविडेंस आपको पता ही है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, प्रिजम्पशंस में शेल कंक्लूसिव भी करेंगे। जुडिशियल नोटिस जो आपको बताया था 52 बात करता है, वो कहता है डिमीनियर ऑफ विटनेस का मतलब ये है कि जब विटनेस टेस्टिफाई कर रहा है कोर्ट में, गवाही दे रहा है, उस टाइम पे जज देखता है कि वो कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। उसके सवाल, उसके जवाब, उसके जवाबों को, उसकी बातों को सुन के जज ये पता लगाता है कि ये ट्यूटर्ड है या सही गवाही दे रहा है या डरा हुआ है या झूठी बातें बना रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इस पे यकीन करें या ना करें। डिस्प्रूव्ड की डेफिनेशन भी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। एविडेंस की डेफिनेशन और प्रिजम्पशंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट विशेस।